डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मिंटो भैया वन चैनल पे और विजन आईएएस मैगजीन के इस सीरीज में। ठीक है, तो इस वीडियो में भारत फ्रांस संबंध को हम लोग पढ़ेंगे और ये फरवरी मंथ का जो सबसे लेटेस्ट अभी विजन आईएएस की मैगजीन हिंदी मीडियम में अवेलेबल है उसका है। तो इसके पहले ऑलरेडी पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इसका रिवीजन वीडियो भी आ चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और 20 मिनट से ज़्यादा लंबा कोई भी वीडियो नहीं है, तो 20 मिनट ऐसे निकल जाता है, खेल खेल में पता भी नहीं लगता। तो आप लोग एक बार रिविजन जरूर करें। ठीक है, अभी है इंटरनेशनल, तो विजन है इसका सभी सेक्शन नहीं देखना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी सेक्शन देख लेना है, आईआर सेक्शन देख लेना है, और फिर जो है साइंस डे का थोड़ा बहुत जो मेन जो होगा हाईलाइटेड टॉपिक्स होगा वो कर लेंगे, और फिर एनवायरनमेंट वगैरह कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सभी जो है पढ़ना जरूरी नहीं है सभी पॉइंट्स इसके। तो भारत फ्रांस संबंध सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति ने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी, इसलिए। और भारत जो है बहुत ज्यादा यूरोपीय कंट्री में किसी का साझेदारी कर रहा है तो वो फ्रांस से कर रहा है। दोनों के बीच में अगर साझेदारी की स्थिति की बात किया जाए तो दोनों देशों के मध्य साझेदारी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत हो गई है। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप निगरानी तंत्र होराइजन 2047 रोड मैप की होराइजन जो है 2047 होराइजन 2047 रोड मैप की प्रगति पर नजर रखते हुए विदेश मंत्रियों के बीच एक नई वार्षिक व्यापक वार्ता पर सहमति बनी है। निगरानी तंत्र में होराइजन 2047 पे सहमति बन चुकी है। इसके अलावा रक्षा और उद्योग में भी जो है प्रथम नीति अपनाई गई है। H125 फाइनल असेंबली लाइन, इसके तहत भारत की पहले निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सुविधा टाटा प्लस एयरबेस है। निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सुविधा टाटा प्लस एयरबेस। इंजन इकोसिस्टम की बात करें तो लीप और इंजन इकोसिस्टम में लीप और M88 इंजनों के लिए MRO रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हब की स्थापना की जाएगी। सटीक प्रौद्योगिकी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सीलेंट रेंज मिसाइल के उत्पादन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक और सफ्रान के बीच जेपी शुरू करेगा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। तो कुल मिलाकर के रक्षा और उद्योग में जो है और निगरानी में होराइजन और रक्षा उद्योग में प्रथम H125 फाइनल इंजन इकोसिस्टम और सटीक प्रौद्योगिकी R&D, ये सब चीजें हैं। अर्थव्यवस्था और भविष्य की अवसंरचना, तो इसके तहत जो है कर समझौता किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान और विकास हुआ है। अगली पीढ़ी की रेल, महत्वपूर्ण खनिज, नवाचार, ये सब चीजें हुआ है दोनों के बीच में साझा, भारत और फ्रांस के बीच में। तो भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा के सेक्टर में हुआ है। निगरानी तंत्र में होराइजन 2047, और अगर अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टैक्स वगैरह हुआ है, जिससे भारत फ्रांस दोहरे कराधान बचाव समझौते किया है। 1992 में संशोधन किया है, जिसमें आधार क्षरण और हस्ताक्षरण और लाभ हस्तांतरण बहुपक्षीय लिखित MLI के प्रावधान को शामिल किया गया, जबकि मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड को हटा दिया गया। तो अभी जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन से खंड को हटा दिया गया है, परंतु उसकी जगह पे जो है आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण बहुपक्षीय लिखित प्रावधान को शामिल किया गया है 1992 में संशोधन करके कैर के टैक्स में। स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान और विकास पे बढ़ावा दिया गया है, ताकि SMRs जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और AMRs एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसमें सहयोग किया जा सके। अगली पीढ़ी के रेल पे बात किया गया है कि हाई स्पीड रेल और हाइड्रोजन संचालित रेल पे किस तरह से सहमति बनी है। महत्वपूर्ण खनिज पे सहमति बनी है। सिद्धांतों के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा की गई। इसका उद्देश्य है अन्वेषण करना, निष्कर्षण करना और प्रसंस्करण करना। तो पहले अन्वेषण होगा, खोज होगा, फिर निकाला जाए, निष्कर्षण होगा, फिर क्या होगा, प्रसंस्करण, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर क्या होगा, ये पुनर्चक्रण और प्रौद्योगिकियों में सहयोग होगा। नवाचार की बात करें तो वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया। 2026 भारत फ्रांस नवाचार वर्ष। भारत और फ्रांस के पारस्परिक हित,
तो भारत और फ्रांस के बीच संबंध 1947 में स्थापित हुआ जब भारत आजाद हुआ। 1998 में इन्हें रणनीतिक साझेदार का दर्जा दिया गया। 2008 के असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के माध्यम से इन्हें और प्रगाढ़ किया गया। 2023 में होराइजन 2047 रोड मैप को अपनाने के साथ इन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाया गया। निगरानी तंत्र है होराइजन 2047। रणनीतिक एवं बहुपक्षीय की अगर बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर संरेखण। तो दोनों के बीच में अगर हित की बात करें तो पारस्परिक हित क्या है, तो एक तो जो है होराइजन 2047 है और असैन्य परमाणु सहयोग से इनका रिश्ता मजबूत हुआ और दोनों के बीच में रणनीतिक और बहुपक्षीय सहयोग है, रक्षा और सुरक्षा है, व्यापार और निवेश है, अग्रणी प्रौद्योगिकी है, संधारणीय और ऊर्जा है। तो ये सारे पॉइंट है। तो हिंद प्रशांत जो है उसकी ओर पुनः विस्तार का दृष्टिकोण है। यह पहले मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित था। वर्तमान में इसे एक व्यापक हिंद प्रशांत रोड मैप 2023 का रूप दिया गया है। इसके लिए भारत ने उन्नत निगरानी क्षमताओं का लाभ उठाया, जिसमें रीयूनियन द्वीप से प्राप्त अवसर भी शामिल है। अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग। भारत और फ्रांस की साझेदारी अफ्रीका में विकास परियोजना और व्यापार करने की लागत को कम कर सकती है। ये चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के लिए व्यवहारिक विकल्प प्रदान करती है। तो अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर पुनः जो है संरेखण होगा रीयूनियन द्वीप से और होराइजन जो निगरानी तंत्र विकसित हो रहा है। वैश्विक व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का फ्रांस ने समर्थन किया है। तो ये चीजें भी फायदा है। कनेक्टिविटी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में फ्रांस एक प्रमुख हितधारक है। तो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और सपोर्ट भी यूएनएससी में कर रहा है। हिंद प्रशांत और अफ्रीका वाला मैटर भी है। इसके अलावा है रक्षा और सुरक्षा। खरीद और उत्पादन। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र आपूर्तिकर्ता है। 2024 का रक्षा औद्योगिक रोडमैप यह डिजाइन सह उत्पादन पर केंद्रित है। नौसेना वायुसेना की विरासत। तो 6 स्कार्पिन पनडुब्बियों जैसे P-75 और राफेल की आपूर्ति फ्रांस ने की है। तो भारत का जो है दूसरा नंबर का हथियार उत्पाद आयात निर्यातक है और 6 स्कार्पिन पनडुब्बी दिया है P-75 और राफेल। सैन्य अभ्यास होती है भारत फ्रांस के बीच। वरुण नौसेना फ्रिंजेक्स सेना में और ला पेरिस जो है बहुपक्षीय होती है और ओरियन होती है बहुपक्षीय। तो भारत फ्रांस के साथ 2 है बहुपक्षीय, एक ओरियन है एक पेरुस है। ओरियन पेरुस और वरुण और फ्रिंजेक्स। ओरियन पेरुस वरुण और फ्रिंजेक्स। ओरियन ला पेरुस वरुण और फ्रिंजेक्स। ओरियन ला पेरुस और वरुण और फ्रिंजेक्स। ओरियन ला पेरुस वरुण और फ्रिंजेक्स। व्यापार निवेश। नीदरलैंड और जर्मनी के बाद फ्रांस यूरोपीय यूनियन के भीतर भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो अगर नीदरलैंड और जर्मनी की बात करें तो फ्रांस ही तीसरा बड़ा और भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। अग्रणी प्रौद्योगिकी की बात करें तो अंतरिक्ष सेक्टर में तृष्णा सैटेलाइट, इसरो, CNES, गगनयान 2027 के लिए फ्रांस सहयोग कर रहा है और भारत 2 चीजों में सहयोग कर रहा है, पहला गगनयान और दूसरा तृष्णा सैटेलाइट। तृष्णा सैटेलाइट और गगनयान। फ्रांस में UPI लॉन्च हो गया है। वहीं ऊर्जा के सेक्टर में जलवायु नियंत्रण। भारत फ्रांस ISA सौर और आपदा CDRI आपदा समुत्थानशीलता के साथ अध्यक्ष है। परमाणु जैतापुर महाराष्ट्र में परियोजना में सहयोग है। तो परमाणु सेक्टर में देखें तो जैतापुर महाराष्ट्र में परियोजना में सहयोग, SMRS में सहयोग। वहीं दोनों देशों के बीच विद्यमान चुनौतियां क्या हैं? तो सीमित आर्थिक जुड़ाव है, वैश्विक मुद्दे पर रणनीतिक मतभेद है, सीमित लोक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, यूरोपीय यूनियन की विनियामक बाधाएं हैं। तो आर्थिक जुड़ाव सीमित क्यों है? क्योंकि दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार मात्र 12.67 यूरो का हो रहा है। रणनीतिक मतभेद है, उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष पर दोनों देशों का अलग अलग रुख है। फ्रांस द्वारा निंदा बनाम भारत द्वारा रणनीतिक संयम। सीमित और लोक
और सांस्कृतिक जुड़ाव। अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में छात्रों की आवाजाही, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान अपेक्षाकृत फ्रांस में सीमित है। यूरोपियन यूनियन की विनियामक प्रथा, सख्त पर्यावरणीय और डिजिटल नियम। सख्त पर्यावरणीय और डिजिटल नियम जो है भारतीय निर्यात को प्रभावित करता है। सख्त पर्यावरण और डिजिटल नियम जो यूरोप का CBAM जो है वो भारत के निर्यात को प्रभावित करता है। वो कार्बन जो है कार्बन CBAM वाला जो प्रणाली है कार्बन को लेकर के, तो वो चीज़ें भारत को कहने के भारत निर्यात करता है स्टील वगैरह बहुत सारी चीज़ों का। उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM। तो ये सारी जो है चुनौतियां हैं। तो सांस्कृतिक सीमित है, लोग जुड़ाव है, वैश्विक मुद्दे पर मतभेद है और सीमित आर्थिक जुड़ाव है। निष्कर्ष, भारत फ्रांस संबंध राजनीतिक सहायता का एक बेहतरीन उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि भारत किस तरह किसी पश्चिमी शक्ति के साथ विशेष साझेदारी बनाए रखते हुए भी रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों के मामले में रणनीतिक संयम बनाए रखता है। सुरक्षा से अधिक, यह एक नवाचार साझेदारी है। यूपीआई को एकीकृत करके और SMRS स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का सह विकास करके फ्रांस उच्च तकनीक प्रगति में भारत की सहायता कर रहा है। यह सहयोग ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भारत की भूमिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ISA कि उनकी सहाध्यक्षता को प्रतिबिंबित होता है, यह पश्चिमी पूंजी और विकासशील दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच अंतराल को कम करने का भी जरिया है। तो इसमें जो है लॉन्ग वाला सिर्फ IR इंटरनेशनल में 2 ही टॉपिक था, वैश्विक व्यापार प्रणाली और भारत फ्रांस। बाकी सारे संक्षिप्त सुर्खियां हैं, तो इन संक्षिप्त सुर्खियों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो हम लोग का होगा 1-2 दिन लगेगा और फिर ज्यादा लॉन्ग तो वीडियो करना नहीं है। उसके बाद समाप्त हो जाएगा जो है IR पे, तो पॉलिटी हो जाएगा, IR हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण वगैरह और साइंस टेक। बहुत ज़्यादा तो करना नहीं है और फिर हम लोग का मैगजीन 0 मिनट का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भार भी नहीं है, बस 20 मिनट कर लेना है और बस ये खेल में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और ये कंटिन्यू करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बोली थी कि लास्ट में रिवीजन आएगा और सेकेंड वीडियो से पहले जस्ट 2 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वैश्विक व्यापार प्रणाली का जो मुख्य कीवर्ड है, तो यह WTO जो है माध्यम से हो रही है और यह 4 अलग-अलग दिशाओं में तनाव बना हुआ है। वैश्विक व्यापार प्रणाली में तो किन दिशाओं में बना हुआ है, तो जैसे भू राजनीतिक परिवर्तन जो हो रही है, जैसे कि अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन संबंधित है। खंडित व्यापार है, अर्थात कि न्यूनतम लागत से हट करके जो सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीजें भी समस्या बनी हुई है। तो पहला हो गया संरक्षणवाद। ठीक है, जैसे मेक अमेरिका फर्स्ट और जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के तरफ व्यापार का मुड़ना। फिर है जो शोरिंग वाला, जैसे फ्रेंड शोरिंग, अपना जो दोस्त है उसी के साथ व्यापार करेंगे। नियर शोरिंग, भौगोलिक निकटता के आधार पर व्यापार होगा। तो ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं लॉजिस्टिक और आपूर्ति, तो संरक्षणवाद के आधार पर 3 समस्या थी। वहीं लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता के आधार पर भी 2-3 समस्या, जैसे कि चोक पॉइंट्स पे समस्या, लाल सागर, हरमुजल, डमरू मध्य में, दक्षता का जाल, जैसे जस्ट इन टाइम निर्माण प्रणाली में समस्या। वहीं उभरती हरित और डिजिटल बाधाएं भी हैं। डिजिटल बाधाएं किस लिए है? 2 डिजिटल बाधा जो है कि सीमा के पार जो है क्षेत्र वो डेटा का अभाव है। इसके अलावा हरित संरक्षणवाद, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM जो है वो भारत जैसे विकासशील के देश के लिए एक पक्षीय व्यापार बाधा है। नियामक अराजकता है। AI और जो है सीमा पार जो है डेटा का प्रवाह सही से नहीं है। क्षेत्रवाद समस्या है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जैसे गुट बहुपक्षीय, ये सब चीजें हैं। संस्थागत गतिरोध है, WTO लेकर के एक समस्या है। अब ये देखना है कि मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो विवाद समाधान में गतिरोध, अर्थात जो है अमेरिका ने लगातार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध किया है। अपीलीय निकाय है वो काफी हद तक अमेरिका प्रभावित किया है। तो ये एक चुनौती है WTO के लिए कि अपीलीय निकाय को काफी हद तक जो है प्रभावित किया है। व्यापार समझौते पे संवाद, अर्थात 2001 में विकासशील देशों के लिए दोहा विकास एजेंडा लाया गया था, लेकिन अभी तक वो लंबित है।
इसके अलावा है नीति निर्माण में गतिरोध है, क्योंकि अभी तक नियम है कि सर्वसम्मति से होनी चाहिए, जिसकी वजह से नीति नहीं बन पाता है। विशेष और विभेदक व्यवहार है, इस एनडीटी पर मतभेद है, जैसे कि चीन और भारत को जो है छूट के लिए पात्र नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ये उभरती अर्थव्यवस्था है। कृषि और खाद्य सुरक्षा संकट है, जो कृषि सब्सिडी और बाजार तक पहुंच है उसमें भी गतिरोध है। नेक्स्ट पॉइंट था कि भारत और वैश्विक व्यापार प्रणाली, तो भारत के क्या क्या अवसर हैं और भारत को चुनौतियां क्या हैं। तो भारत के लिए वैश्विक व्यापार प्रणाली में क्या अवसर हैं, तो चीन+1 रणनीति है भारत की। फिर भारत चीन के आगे भी बढ़ करके इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, रसायन में अपना निर्यात कर सकता है। सेवा क्षेत्र में जो भारत में सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो उसमें 250 बिलियन का निर्यात संभव है। WTO व्यापार सुगमता समझौता जो है, इसकी वजह से MSME के सीमा शुल्क में कमी आई है, लागत में। G20 अध्यक्षता 2023 किया, इसके माध्यम से मजबूत हुआ भारत। लचीली आपूर्ति श्रृंखला है, ये सब चीजें भारत के अवसर हैं। चीन+1 रणनीति है, सेवा क्षेत्र में भारत के अवसर हैं। WTO का जो है व्यापार सुगमता और G20 वगैरह। चुनौतियां क्या हैं, तो CBAM जो यूरोपीय देश अपना रहे हैं, कार्बन जो है नियामक समस्या, अपीलीय निकाय संकट है। अपीलीय निकाय तंत्र के न्यायाधीश की नियुक्ति में अमेरिका बाधक है। RCEP से बाहर आना, अर्थात एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के प्रतिकूल व्यापार विचलन का जोखिम है। RCEP एशिया प्रशांत क्षेत्र। और SNDT का क्षरण है, अर्थात MSP, खाद्य स्टॉक, ये सब चीजें प्रभावित है। और विखंडित डेटा विनियमन है, अर्थात जो डेटा है सीमा पार उस पर नियंत्रण नहीं है, या कोई एक वैश्विक संस्था नहीं है। वही वैश्विक व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय क्या है, तो समस्याएं होगी। तो वही जो कमियां था अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति में, जो अमेरिका की मनमानी है, पूर्व सम्मति है, उसको बहु सहमति करना चाहिए। संरक्षणवादी उपाय में कमी करना होगा, अर्थात कि जो फ्रेंड शोरिंग और फिर जो नियर शोरिंग है, उसमें व्यापार नियम और जलवायु कार्रवाई में तालमेल बैठानी होगी। और डिजिटल व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना होगा, जैसे ई-कॉमर्स और सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए। और जो भी जलवायु कार्रवाई है, CBAM, उस सबको लेकर के बाधा को दूर करना होगा। तो हम लोग ये शॉर्ट में रिवीजन भी कर लिया और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी कर लिया। और अब इसके बाद ना जो है प्रत्येक अगले दिन जो है पिछले टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करेंगे, सब टॉपिक नहीं, सिर्फ पिछला टॉपिक। उसके बाद लास्ट में जब खत्म होगा, उसके बाद पुनः से हम लोग सारे कीवर्ड रिवाइज कर लेंगे। तो ये रिवीजन भी हो जाएगा, लगभग याद भी रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता। रिवीजन हो जाएगा, अगर हम 2-4 महीने छोड़ भी देंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर जब जरूरत होगी तो सिर्फ रिवीजन वाला वीडियो देख लिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।